नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं महेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका अदिति एकेडमी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमारा जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्यों के बारे में हमने जाना था। जो हमारे राज्य लगे हुए थे मध्य प्रदेश के और उनसे जो सटे हुए जिले थे, हमने उसके टॉपिक में बात की थी। और लास्ट में जाते जाते हमने बताया था हमारे मध्य प्रदेश के प्रांतीय भागों के बारे में। जो मध्य प्रदेश को 7 प्रांतीय भागों में बांटा गया, लेकिन विभाजन के पूर्व हमारे मध्य प्रदेश में 9 प्रांतीय भाग थे। लेकिन विभाजन के बाद जो हमारे 7 प्रांतीय भाग बचे हुए थे, हमें आज उसी टॉपिक पे बात करनी है। चलिए, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को 7 प्रांतीय भागों में बांटा गया है। 7 प्रांतीय भागों में बांटा गया है। अब 7 कैसे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 3 हिस्से बनाए गए हैं। सबसे पहला मध्य उच्च प्रदेश है, और दूसरा है आपका सतपुड़ा मेघा श्रेणी, तीसरा आपका पूर्वी पठार, जिसे हम बघेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, मध्य उच्च प्रदेश, इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मध्य भारत का पठार, दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, दूसरे नंबर पे बुंदेलखंड का पठार, तीसरे पे आपका रीवा पन्ना का पठार, चौथे पे आपका मालवा का पठार, और 5वें पे आपका नर्मदा सोन घाटी। चलिए, अब हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारे 7 हिस्से बटे हुए हैं, हम एक टॉपिक को उठाते हैं। आज हम पहला टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले ऊपर मध्य भारत के पठार को उठाते हैं। अब देखिए, जो हमारा मध्य भारत का पठार है, इसकी आप मध्य प्रदेश में लोकेशन देखें तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर तरफ है ना, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, मध्य प्रदेश के उत्तर तरफ है, ऊपरी हिस्से में इसकी लोकेशन है। अब इससे संबंधित जिले कौन कौन से आते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना का पश्चिमी क्षेत्र, और नीमच और मंदसौर का उत्तरी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब भारत, जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो हमारा अपने आप में 100% भूमि है, 100% जगह है, उस 100% का ये मध्य भारत कितने परसेंट, इससे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके कि मध्य उच्च प्रदेश जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार कितने परसेंट क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आपको यहां पता होना चाहिए 10.68%। 10.68% मतलब मध्य प्रदेश की टोटल भूमि का 10.68% पर क्या है, आपका मध्य भारत का पठार है। अब इस मध्य भारत के पठार में आप आओगे तो यहां देखोगे, इस पूरे हिस्से में यहां पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अब ये जलोढ़ मिट्टी क्या है? ये जलोढ़ मिट्टी होती क्या है? जलोढ़ मिट्टी देखिए क्या है। जलोढ़ मिट्टी ये है, इनका जो निर्माण होता है, इन मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहा के लाई गई कछाल के द्वारा इनका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है, और पूरे मध्य प्रदेश में 100% मिट्टी है। उस 100% में इस जलोढ़ मिट्टी का जो हिस्सा है, ये 3% हिस्से में मध्य प्रदेश की भूमि में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। और इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, ये मिट्टी होती है, बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, गन्ने के लिए बात तो बड़ा प्रसिद्ध मिट्टी होती है भैया, ये है ना। चलिए, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मिट्टी का जो बहाव यहाँ पे कैसे बन रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इस पूरे हिस्से में जो आपको मध्य भारत का पठार है, यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। अब यहाँ से देख सकते हो, श्योपुर, मुरैना, भिंड से होती हुई, मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का डिसाइड कौन कर रही है? यहाँ पर चंबल नदी कर रही है। और चंबल नदी सबसे ज्यादा प्रसार मिट्टी बहा के ले जाती है और मिट्टी बहा के लाती है। इसी वजह से ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण यहाँ पर होता है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ये परत बाई परत मिलती है। कैसे मिलती है? परत बाई परत मिलती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जो हमारे क्षेत्र है मध्य भारत का पठार, जो देख रहे हैं, हमारा जो मध्य भारत का पठार है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। जी, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इसी क्षेत्र में होती है। यहाँ पे 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब देखो, 75% यहाँ पे वर्षा हो रही है, तो मतलब कहने का ये भी हो सकता है ना कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो भैया इसी क्षेत्र में कहीं होती होगी। जी, आप देख पा रहे होंगे भिंड जिले में सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड जिले में होती है। 55 सेंटीमीटर वर्षा हमारे भिंड जिले में होती है, सबसे कम वर्षा होती है।
अच्छा देखिए, जब वर्षा कम होगी तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जंगलों की जो मात्रा होती है, जंगल भी यहाँ पे कम होंगे। तो यहाँ पर मध्य उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, मध्य भारत देख रहे हैं आप, मध्य भारत में, मध्य भारत के पठार में यहाँ पे मध्य प्रदेश का 20 से 27% ही जंगल प्राप्त होते हैं। और अब देखो, जहां पानी कम गिरेगा, स्वाभाविक सी बात है भैया, वहां के जंगल कैसे होंगे, वहां पे जो जंगल बनेंगे वहां पर जंगल कटीले टाइप के होंगे, मतलब कटीले वन। यहाँ तो कैसे वन मिलते हैं, यहाँ पर कटीले वन मिलते हैं। कटीले वन का मतलब जिनमें कांटेनुमा आकृति होती है ना, जैसे कि शीशम का पेड़ आप जानते होंगे, खैर का पेड़, बबूल का पेड़, है ना। अब ये जो पेड़ है, ये जहां पे कम पानी गिरता है वहां पे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पानी अवशोषित करने की जगह होती है, इनमें पानी चाहिए होता है। यहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, पत्तियां क्या होती है, पत्ती अपना शेप चेंज कर लेती है और पत्तियां कैसी, नुकीलेदार बन जाती हैं। अब देखो, हम इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने भिंड की बात कर रहे थे, भिंड जिले की। भिंड में आप देख रहे हो, भिंड में जो सबसे 55 सेंटीमीटर पानी गिर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर इस भिंड जिले से कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वनडे एग्जामिनेशन के हॉल में। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक केंद्र जो कि हमारे भिंड जिले में पड़ता है, यहाँ पे मालनपुर औद्योगिक केंद्र, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम हॉल में कि मालनपुर औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भिंड जिले में स्थित है, ठीक है। अब भिंड के जिले से बगल से देखो लगा हुआ है मुरैना जिला। अब मुरैना जिले में आप देखते हो, ये मुरैना जिला भी मध्य भारत के पठार में आ रहा है भैया, है ना। अब मध्य भारत के पठार में आ रहा है तो मुरैना जिले में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक जगह है बानमोर में मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री, 1922-23 की समथिंग यहाँ पर लगाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, बानमोर में, मुरैना जिले में है। ये भी आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं आपका जो हमारा भिंड जिला है और जो मुरैना जिला है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी भिंड और मुरैना है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड और मुरैना है। भिंड में आप जाते हो 837, आपके भिंड जिले की 837 और मुरैना जिले की 840 लिंगानुपात वाला जिला, मतलब सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, भिंड और मुरैना जिला यहाँ पे मध्य प्रदेश में है ना। अब यहीं पर आप देखोगे तो न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला जिला वो भी आपका भिंड है और दूसरे नंबर पे मुरैना है। और न्यूनतम जनजाति वाला लिंगानुपात वाला जिला वो भी आपका भिंड जिला ही है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, मध्य भारत के पठार में फिर से जाओ, मध्य भारत के पठार में आप देखोगे, यहाँ पे मध्य भारत के पठार में तो यहाँ पर एक जिला आपको दिख रहा होगा, शिवपुरी दिख रहा है। ये शिवपुरी जिला है, मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी का दर्जा प्राप्त है। इसे मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नगरी का दर्जा प्राप्त है। और इसी को आप देखो यहाँ पे ग्वालियर जिला, तो ग्वालियर जिले में भी कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, आपने घूमने लायक यहाँ पर, है ना। गुज्जर क्या बोलते हैं आपका, ग्वालियर किला है यहाँ पर, आपका ग्वालियर किला है आपका, यहाँ पे बहुत सारे महल है, तेली का मंदिर है यहाँ पर, सास बहू का मंदिर है, मतलब कई सारी चीजें हैं। इन सब टॉपिकों पे हम डिस्कशन तब करेंगे जब हम एक एक जिले के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा मध्य भारत का पठार है, इस मध्य भारत के पठार में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं। जब हम इसको अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे कि हम इनको भागों में बांट दें और उस जगह से रिलेटिव जो चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है उसको हम वहां पर रखते जाएं तो हमारा टॉपिक और भी आसान हो जाएगा हमारे पढ़ने के हिसाब से, है ना। चलिए अब यही थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब हम अगर हिस्ट्री से जोड़ते हैं, इस हिस्से को अगर हम हिस्ट्री से जोड़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पे तोमर वंश, प्रतिहार वंश, कछवाहा वंश और कई राजवंश यहाँ पे आके शासन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इनको टुकड़ों में तोड़ के अपने हिसाब से और इनको यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ी से फैक्ट अपने यहाँ पे डालते जाएंगे तो वो चीजें हमारे लिए जल्दी हमसे वो याद होंगी और जल्दी हम उसको रिकवर कर पाएंगे। क्यों? देखिए, डायग्राम से पढ़ने से क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे दिमाग में। हमारे सामने जब विजुअलाइज की कोई चीज होती है तो उसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उसे बहुत जल्दी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके आगे का टॉपिक के लेके चलेंगे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और अच्छे से आ रही होंगी। तो प्लीज हम लोगों के वीडियो को सपोर्ट करें, हम लोगों के चैनल को सपोर्ट करें।
ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों को भी सबके साथ जुड़ के इस टॉपिक को पढ़ने का और आनंद प्राप्त हो सभी को। तब अब हम मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।